गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मां अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप सभी के सामने हम क्लास को डेली लेकर के आ रहे हैं 9 बजे, तो आप लगातार जुड़े रहिए, लगातार जुड़ते रहिए आप सभी लोग, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी लगातार करते रहिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो आइए जुड़िए, शुरू करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को आपके सामने, ठीक है। जैसा कि आप सभी के सामने हम भाषा शिक्षण की विधियों पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम पार्ट 3 इसका डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने भाषा शिक्षण में आप सभी को सबसे पहले गद्य शिक्षण बताया, गद्य शिक्षण की विधियां बताई, पद्य शिक्षण की विधियां मैंने बताई, मैंने रचना शिक्षण की विधियां बताई, और कहानी शिक्षण की विधियों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज हम आपके सामने नाटक शिक्षण और व्याकरण शिक्षण पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो नाटक शिक्षण कि जहां से हम बात शुरू करते हैं, वाद विवाद के द्वारा या संवाद के द्वारा जब भाषा को प्रभावी बनाना होता है, भाषा का एक जटिलतम रूप प्रस्तुत करना होता है, भाषा को स्थायित्व प्रदान करना होता है, भाषा को प्रभावशाली बनाना है, तो उसके लिए नाटक शिक्षण और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। क्योंकि बालक जो है वो नाटक मंचन या नाटक शिक्षण के द्वारा भाषा को सहजता से, सरलता से, सुगमता से सीखने का प्रयास जल्दी से जल्दी करता है। तो जो बालक है उस बालक में प्रभावशाली भाषा को जोड़ने के लिए, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग आसानी से कर सके, उसके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं नाटक शिक्षण। तो नाटक शिक्षण क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। नाटक शिक्षण क्या है? तो वाद विवाद, तर्क वितर्क के द्वारा जब भाषा को और ज्यादा सुगम, चारित्रिक बना दिया जाए तो उसे नाटक शिक्षण कहते हैं। नाटक शिक्षण की विधियां यानी किन विधियों के द्वारा बच्चे को बेहतर तरीके से भाषा का अर्जन कराया जा सकता है। तो इसमें आप आइए देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आपके सामने लिखी है प्राचीन विधि के रूप में, यहाँ पे या अमनोवैज्ञानिक रूप के रूप में यह देखी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जो है, जब किसी भी नाटक का वर्णन, जब किसी भी नाटक का वर्णन शिक्षक के द्वारा मौखिक रूप से किया जाता है, मौखिक रूप से किया जाता है, तो ध्यान से समझना बात को। यानी जब किसी भी नाटक का शिक्षक के द्वारा मौखिक रूप से वर्णन किया जाता है, तो जो नाटक के प्रति जो रुचि होती है वह बच्चे में उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं मानी जाती है जितना कि नाटक के मंचन के द्वारा या कक्षाई अभिनय के द्वारा मानी जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें जब कहानी कही जाती है तो कहानी कहते हुए उसमें, यानी नाटक का संवाद बताते हुए, उसमें भाव अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। यानी भाव उतार चढ़ाव, जिस प्रकार से नाटक के दृश्य को उनके चरित्र के हिसाब से, उनके कैरेक्टर के हिसाब से दिखाया जाना आवश्यक होता है, वो सभी बातें जब शिक्षक मौखिक रूप से उसको बताता है तो बताने के साथ साथ ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, लेकिन पूरी जो समझ है वो पैदा नहीं हो सकती है, वह नहीं हो सकती है, ठीक है। तो व्याख्या विधि जो है, किसी भी नाटक के बारे में व्याख्यान दे देना, व्याख्या उपलब्ध करा देना, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे का मानसिक जो उतार चढ़ाव होता है उस कैरेक्टर के लिए, वो नहीं हो पाता है और बेहतर समझ नहीं उत्पन्न हो पाती है। और ये बहुत पुरानी विधि है। पहले क्या करते थे लोग, जैसे कहानी नाटक का मंचन करना है तो उसको मौखिक रूप से बच्चों को पढ़ाया बताया जाता था, इतनी ज़्यादा ये प्रभावी नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राचीन भी है और अमनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
इसके बाद में जब हम दूसरी विधि की बात करते हैं, समझने का प्रयास करना बच्चों, कक्षा की अभिनय विधि। जैसे मान लीजिए कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर के नाटक की जब बात की जाती है, किसी भी विषय वस्तु को लेकर के जब नाटक मंचन की बात की जाती है, तो नाटक मंचन यानी कक्षाई अभिनय के द्वारा, यानी कैसे किया जाएगा कक्षाई का अभिनय या कक्षा के द्वारा अभिनय। जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, विषय वस्तु होती है, बच्चे को उसी कैरेक्टर में ढाल देना, कक्षा में ही उसका अभिनय करवा देना, बच्चों के द्वारा वाद विवाद करवा देना, संवाद करवा देना, और उनके द्वारा उन तमाम शब्दों का प्रयोग करना जो कि उनके भाषाई अर्जन में सहायक हों। तो कक्षा अभिनय के द्वारा बच्चे का भाषिक जो विकास होगा वो बेहतर होगा, और बच्चे की कल्पनाशीलता में और सृजनात्मकता में विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे कि वह अपनी भाषा का प्रदर्शन जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कर सके, ये आवश्यक माना जाता है। तो आपने क्या समझा कि जो बालक है, बालक को विषय वस्तु का ज्ञान या पाठ्यपुस्तक का जो ज्ञान है वो कराया जाना किसके अनुसार ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तो उसके लिए यह जो अभिनय विधि है ये बहुत ही प्रभावी विधि के रूप में मानी जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही, अब इसमें अगली आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण विधि के रूप में रंगमंच विधि। ठीक है, आइए जुड़ते रहिए सब लोग, आप लोग है ना, जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहिए। ठीक है भाई, तो रंगमंच विधि की जब हम बात करते हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कक्षा में, जब यानी कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर के जब उसका रंगमंच करा दिया जाता है, यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा जब बच्चे को भाषा का विकास करवाया जाता है। स्टेज परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना बात को, तो उस विषय वस्तु पर आधारित किसी कविता, किसी नाटक, किसी कहानी का मंचन करा देना, और इसमें जो होगा बच्चे उन शब्दों को अपनी स्मृति कोश में बसाने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और बहुत रुचिकर होता है। बच्चे इन कैरेक्टर्स को प्ले करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और बहुत ज़्यादा रुचि क्या करती है, पैदा करती है। तो भाषा को सीखने के संदर्भ में जो रंगमंच विधि है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस चीज़ को आप महसूस करेंगे, जो कि बालक के मस्तिष्क पटल पर, यानी बालक के मस्तिष्क पटल पर भाषाई अर्जन की क्षमता को क्या कर देता है, स्थायी कर देता है। मस्तिष्क पटल जो है इसको क्या कर देता है, स्थायी कर देता है, पूरी तरह से क्या कर देता है, स्थायी कर देता है। तो आपने नाटक शिक्षण के बारे में जाना। आइए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं व्याकरण शिक्षण की ओर। ठीक है, समझ में आया? कमेंट में यस जरूर लिखेंगे आपकी समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आगे। व्याकरण शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना आवश्यक होगा। क्या समझना आवश्यक होगा? जब हम व्याकरण की बात करते हैं, क्योंकि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा एक नियामक व्यवस्था है, तो व्याकरण की आवश्यकता नियामकता के साथ साथ और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि भाषा का एक जटिल रूप प्रस्तुत किया जाता है और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, जिसमें भाषा की भावभंगिमा में एक उच्च कोटि की छाप झलकती है, वो दिखाई देती है। इसलिए व्याकरण को जब हम नियमों में बांट देते हैं, यानी व्याकरण क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? नियमबद्ध व्यवस्था है, या इसे हम नियामक व्यवस्था कहते हैं। तो भाषा का एक नियामक व्याकरण होता है। भाषा का क्या होता है? एक नियामक व्याकरण होता है, यानी नियम पूर्वक चलता है। तो नियमता, जब हम रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, अब आप कह सकते हैं जो भाषा है, यानी जो व्याकरण है, दिख रहा है भाई मार्कर थोड़ा सा कुछ कम यहाँ पे लाइटनिंग कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। तो व्याकरण क्या है? भाषा का एक नियामक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? भाषा का नियामक शास्त्र, आप ऐसे समझ सकते हैं।
नियामक शास्त्र, जो कि नियमतः चलता है, शास्त्र इसको बता दिया गया। भाषा जटिल रूप ले लेती है व्याकरण से। अब व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में यहां पर 3 सिद्धांतों की चर्चा की गई, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वो कौन से सिद्धांत हैं? भाषा शिक्षण के 3 प्रमुख सिद्धांत निकल करके आए, यानी जो व्याकरण है, व्याकरण शिक्षण ये सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसके आपके सामने 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन से 3 प्रमुख सिद्धांत हैं? इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है, व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत। ध्यान से समझना, व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्याकरण एक नियमबद्ध व्यवस्था है। किसी भी विषय वस्तु को अगर हम भाषा का आधार मानकर भाषा को साध्य और व्याकरण को साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो कई हमारे व्याकरणविद और भाषाविदों का यह मानना है कि तो कई ऐसे व्याकरणविद या भाषाविद का मानना है कि भाषा को अगर जटिल रूप या स्थायी रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि व्याकरण से जो भाषा है वह एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था के रूप में बंध जाती है, तो बिना व्याकरण के भाषा निरंकुश हो जाती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश लगाया नहीं जा सकता है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत वहां तक जरूरी है क्योंकि भाषा को अगर एक आधार प्रदान करना है, एक साध्य के रूप में इस्तेमाल करना है, तो व्याकरण उसका साधन है, ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भाषा सुगमतापूर्ण और जटिल रूप में अगर प्रस्तुत करना, स्थायी रूप से अगर प्रस्तुत करना, तो उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होगी ही होगी। ये अनिवार्यता का सिद्धांत ये दर्शाता है। दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे, व्याकरण शिक्षण का व्यर्थता का सिद्धांत। समझना बात को, व्याकरण शिक्षण का व्यर्थता का सिद्धांत यह है, कई ऐसे भाषाविद हैं या कई ऐसे भाषाविद जो हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि अगर हम भाषा के साथ व्याकरण को ऐड करते हैं तो भाषा में व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भाषा का विकास करने के लिए व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि व्याकरण जो है वो निरर्थक है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बच्चे को, उनका मानना यह है कि बच्चे को जब भाषा के साथ साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है तो व्याकरण अलग एक विषय के रूप में हो जाता है। तो बच्चे पर अतिरिक्त भार डालने के लिए यह व्यर्थ रूप से प्रस्तुत की जाती है, ऐसा भाषाविद का यह मानना है। तो हमें दोनों चीजों से सहमत होकर के चलना है कि क्या भाषा के संदर्भ में कथन सही है। उपरोक्त में से अब देखिए, तीनों सिद्धांत ऐसे लिखे आ जाए उपरोक्त में से सभी, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आ जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें यहां पर क्या हैं? सही लिखी हुई हैं। तो व्याकरण शिक्षण में व्यर्थता की बात की गई कि भाषा बिना व्याकरण के निरंकुश है, तो वहां सार्थकता, और जहां पे व्याकरण की आवश्यकता नहीं वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि बच्चे पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है ना। अब हम व्याकरण के समन्वित शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं। समन्वित का मतलब यह है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए भाषा अगर सामान्यतः बच्चे के द्वारा सीखी जाती है तो उसमें व्याकरण के नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह चल जाएगी। लेकिन जहां पर भाषा का जटिल रूप प्रस्तुत करना है उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होगी। ये दोनों तथ्य क्या हैं? आवश्यक हैं, यानी इनको समन्वित रूप से, सम्यक रूप से एक साथ लेकर के चलना आवश्यक होगा, जिससे कि बच्चे का मस्तिष्क और तर्क करने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सकेगी। तो
इस पर आधारित ये 3 चीजें हैं। यानी व्याकरण शिक्षण के 3 सिद्धांत ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि भाषा के लिए व्याकरण आवश्यक भी है। अगर भाषा में व्याकरण का प्रयोग नहीं होता तो भाषा निरंकुश हो जाती है। व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बच्चों पर अतिरिक्त बोझ हो जाता है। अब नकारात्मक भी आप बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। कुछ ने कहा कि नहीं भाई ऐसा है, इसको समन्वित रूप से हम एकजुट होकर के मतलब दोनों का समन्वित रूप से प्रयोग भाषा के विकास में इसको करवाएंगे। ठीक है, तो व्याकरण के शिक्षण को अनिवार्य करने के लिए इसमें यह आवश्यक हो गया कि भाषा जटिल प्रस्तुत करने के लिए इसमें इसकी जरूरत होती है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप यहाँ पर देखेंगे। तो भाषा के संदर्भ में अगर बच्चा विवेकपूर्ण स्वतः या खुद से निर्णय लेना चाहता है तो उसके लिए व्याकरण यहाँ पर क्या होगा? आवश्यक होगा, जिससे तार्किक क्षमता का विकास ज्यादा से ज्यादा होता है बच्चे का। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सिद्धांत समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में समझ में आया तो कमेंट करते रहिएगा भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, है ना। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या हैं, महत्वपूर्ण हमने उधर लिख रखी है। इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन मैं इधर आपको समझाता चल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखना। तो हमने जाना व्याकरण सैद्धांतिक है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, व्याकरण क्या है, नियामक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण शिक्षण की जब हम विधियों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख विधि आपके सामने लिखी हुई है, निगमन विधि। और निगमन विधि को जैसा कि वहां पर बताया गया है सूत्र विधि, यानी कि इसको हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। जैसा कि हमारे मिस्टर दिनेश सर से आप पढ़ेंगे भी मैथमेटिक्स में, किस प्रकार से वो आपको बताएंगे कि फॉर्मूला यानी कि नियम पर फॉर्मूले कैसे बनाए जाएंगे या नियम को कैसे बताया जाएगा। तो सूत्र विधि इसी को कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम निगमन विधि की बात करते हैं, निगमन का यहाँ पे तात्पर्य होता है कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए हम अगर उसके नियम सबसे पहले बताएं, यानी नियम को प्रस्तुत करना, नियम को क्या करना? प्रस्तुत करना। मैं ग्रीन मार्कर का यहाँ पे जो है लिख रहा हूं, आप इसको जरा देखिएगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी है कि नहीं है ना। तो इस चीज को आप देखिएगा। तो नियम को प्रस्तुत करना, और सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अगर आप नियम को बताते हैं और फिर उसके बाद में उदाहरण की प्रस्तुति आपको करना होगा। जैसे यानी पहले नियम बताना और फिर उदाहरण देना। कैसे? जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, आपसे समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए आप संज्ञा या क्रिया या विशेषण की परिभाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे को मान लीजिए आप क्रिया पढ़ा रहे हैं, उदाहरण के रूप में समझना। तो क्रिया पढ़ा रहे हैं तो क्रिया की सबसे पहले आपको क्या प्रस्तुत करना होगा भाई? परिभाषा। क्रिया की आपको सबसे पहले क्या प्रस्तुत करना होगा? परिभाषा। और परिभाषा के बाद में उदाहरण। कि क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का किसी भी समय में करना या होना पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी भी कार्य का किसी समय में करना या होना पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो जैसे हमने कहा कि वह दौड़ता है, वह क्या करता है भाई? दौड़ता है। तो अब वो दौड़ने का काम कर रहा, मतलब क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा। तो सबसे पहले मैंने परिभाषा बताई, उसके बाद मैंने उदाहरण को प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा उदाहरण लूं। अगर संज्ञा की आपको परिभाषा बतानी है तो संज्ञा का उदाहरण प्रस्तुत करना, तो संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा बताएंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद में आपको उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। यह जो विधि है बहुत प्रभावी नहीं होती, ध्यान से समझना। ये विधि क्या है भाई? ये अधिक प्रभावी नहीं, प्रभावी नहीं। यह विधि अधिक प्रभावी नहीं मानी जाती, ध्यान से समझना, अधिक प्रभावी नहीं मानी जाती। ठीक है, इसके बाद अमनोवैज्ञानिक। ठीक है,
तो इस चीज को आप समझेंगे, ठीक है। अमनोवैज्ञानिक। तो निगमन का मतलब क्या होता है? निगमन का मतलब होता है नियम को प्रस्तुत करो फिर उदाहरण दो। आपको बात समझ में आएगी, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूं आप सभी से। कमेंट में बताते रहिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई अपने कमेंट देंगे, अपने रिव्यूज देंगे, तभी मैं आपके लिए बेहतर प्रयास कर पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं बोध प्रश्नों का अभ्यास आपके सामने जो कराऊंगा वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आप वीडियो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से देखिए और अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि हमें समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर अपना रिव्यू यहां पर प्रस्तुत करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब दूसरी जो विधि है आगमन विधि आ जाए। आगमन विधि, इसको हम कहते हैं सूत्र निर्माण विधि। प्रश्न पूछा जाता है कि आगमन विधि को क्या कहते हैं भाई? सूत्र निर्माण विधि। जैसे सबसे पहले आपने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर दिया और पूरा उदाहरण जो आपने प्रस्तुत किया था, उस उदाहरण को प्रस्तुत करने के बाद में आपकी ये समझ खुद से हो जाती है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, नियम खुद बना लेते हैं। सूत्र निर्माण विधि यानी इसमें नियम स्वतः बन जाता है, बच्चों की तार्किक क्षमता में विकास हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि बच्चा जब उदाहरण प्रस्तुत कर लेगा, उदाहरण को समझने में सक्षम हो जाएगा, तो नियम बनाने में अपने आप सहज महसूस करेगा और उसके मस्तिष्क में जो नियम है पूरी तरह से बैठ जाएगा, यानी कि सूत्र का पूरा क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। तो इस विधि को कहते हैं सबसे पहले, यानी इसमें क्या करना है? उदाहरण प्रस्तुत करना है। क्या करना है भाई? उदाहरण प्रस्तुत करना। सीधी बात याद रखना, क्या करना है भाई? उदाहरण प्रस्तुत करना है, एग्जाम्पल देना है। इसमें क्या करना है? उदाहरण प्रस्तुत करना है और फिर इसमें नियम को बताना है। यानी अध्यापक क्या करेगा? अध्यापक जो है, जैसे मान लीजिए उदाहरण की, अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे संज्ञा की, मैंने संज्ञा की बात की या मैंने क्रिया की बात की या मान लीजिए मैंने विशेषण की बात की, किसी की भी मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हमने कहा, जैसे मैं विशेषण का उदाहरण ले लेता हूं, मैंने कहा आसमान का रंग नीला है। अब आसमान की नीला होने की विशेषता की बात कर रहे हैं, यानी नीला होना आसमान की विशेषता की बात कर रहा है। तो जैसे ही अध्यापक के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे तो बच्चों को यह समझ में आए, ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक, ये पूर्णतः क्या है? मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ठीक है। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि के रूप में मानी जाती है। तो वह नियम को क्या करेगा? अपने आप बना लेगा। नियम क्या करेगा? अपने आप, यानी कि स्वतः निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उदाहरण और उसके बाद में क्या प्रस्तुत करना है? परिभाषा, ठीक है। कि राम जाता है, यानी राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा कि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको ये बेहतर समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा आप लोग, है ना, ठीक है भाई। कितने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहिए। आइए हम संसर्ग विधि की बात करते हैं। संसर्ग विधि जो है, ये अध्यापक के द्वारा उन सभी व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना होता है, उन सभी व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना होता है प्रसंग के अनुसार। उसे हम कहते हैं संसर्ग विधि। संसर्ग विधि जो है ये समवाय विधि की अपेक्षा कम प्रभावी होती है, लेकिन जब अध्यापक के द्वारा इन सभी विषय वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो बच्चों में तार्किक क्षमता
और बौद्धिक विकास हो जाता है, यानी तार्किक और बौद्धिक जो स्तर है वो बच्चों का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जब हम प्रसंग के अनुसार या विषय वस्तु के अनुसार व्याकरण की प्रस्तुति करते हैं तो वहां पर बच्चे में हाँ ये आवश्यक हो जाता है। तो इसको हम संसर्ग विधि के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में है समवाय विधि। समवाय विधि ध्यान से समझना, ये जो विधि है ये संसर्ग विधि की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है, जिसमें बच्चे को साहित्य, कला, विज्ञान, हिंदी, प्रत्येक विषय वस्तु, नाटक और सभी विषय वस्तुओं के जो शिक्षण की विधियां हैं इनको एक साथ यानी कि मिला करके प्रयोग करने से बच्चे के मस्तिष्क पटल में भाषा का ज्ञान स्थायी करने के लिए हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसको सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि के रूप में मानते हैं। आपसे प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाए, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम प्रभावी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे। निम्न में से कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण में सबसे कम प्रभावी होगी? तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, निगमन विधि, आगमन विधि, संसर्ग विधि, समवाय विधि। कम प्रभावी की बात, ठीक है? तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है? तो इसमें संसर्ग विधि जो है ये कम प्रभावी है, ठीक है? सबका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है भाई? तो ये था हमारा भाषा शिक्षण की विधियां, जिसको मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में कंप्लीट किया। इसके अभ्यास प्रश्नों को मैं जल्द आपके सामने लेकर के आऊंगा। अब आप वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो दूसरी बार इसको जरूर रिप्ले करके देखेंगे, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। एक चीज आप सभी लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि पेडागोजी को लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसी पैटर्न पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस प्रश्नों को और संभावित प्रश्नों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके उत्तर लूंगा, यानी सबसे पहले मैं आपकी सोच को अपने तक पहुंचाऊंगा कि आप कितना सोच पा रहे हैं और आपने कितना हमसे सीखा है। तो ये सारी बातें सीखने के पश्चात आप अपनी रिव्यू यहां पर देंगे, जिसके बाद मैं आंसर्स आपके सामने डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके, ठीक है? तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, बिना झिझक के, किसी भी प्रकार का कोई भी हेजिटेशन ना करके आप अपने प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप माँ अकेडमी का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ पर इसकी PDF भी हम लोग अभी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है? तो आप जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।